होस्ट यानी ऐसा होस्ट जिसमें हमें लार्वल स्टेज मिलती है, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होगा? इंटरमीडिएट होस्ट दैट हार्बर्स द लार्वल स्टेज, उसके बच्चापन जो होगा वो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर देखने को मिलेगा और वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैन है इंटरमीडिएट होस्ट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैन डेफिनेटली होस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस है जहाँ पे कुछ ही मिलेंगे आपको, जहाँ पे मैन आपको डेफिनेट इंटरमीडिएट होस्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ और होस्ट की, जैसे कि है पैराटेनिक होस्ट, यानी इट इज अ होस्ट इन विच लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट सर्वाइव बट डज नॉट डेवलप फर्दर। ये एब्रेंट पैरासाइट इन्हीं होस्ट के अंदर आते हैं, पैराटेनिक होस्ट, सॉरी, इन्हीं होस्ट के अंदर एब्रेंट वाले पैरासाइट। कौन से पैरासाइट? जो कि डेवलप नहीं पाते फर्दर, ठीक है, उनके लार्वल स्टेज ही रह जाती है और वो बड़े नहीं हो पाते। दूसरा अगर देखेंगे रिजर्वियर होस्ट, तो जैसे कि नाम बता रहे रिजर्व, सो रिजर्वियर होस्ट हार्बर्स द सेम स्पीसीज एंड सेम स्टेज ऑफ द पैरासाइट एज मैन। यानी इसमें क्या होता है, कोई एनिमल या कोई मैन ही रिजर्व करके रखता अपने अंदर कोई डिजीज, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, और समय आने पर वो कॉज कर देता है या तो किसी दूसरे मैन को या फिर अपने आप को ही बार बार, जिसको कि कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। अगला हमारे पास है वेक्टर। सो वेक्टर एक तरह का मान लो साइकिल या बस या कोई बस छोड़ लेने आ जाने का काम है। तो वैसे तो डायरेक्टली होस्ट के अंदर नहीं आता, पर फिर भी थोड़े टाइम के लिए पैरासाइट इस पे भी डिपेंड होता है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, तो एक तरीके से इसको होस्ट के अंदर डाल भी सकते हैं। सो एन एजेंट दैट ट्रांसमिट एन इन्फेक्शन फ्रॉम वन ह्यूमन होस्ट टू अनदर। जैसे कि कॉमनली अगर देखो कि मच्छर है, वो क्या करता है, पहले मुझे काट रहा है और फिर किसी और को जाके काटेगा, तो क्या वो काम क्या कर रहा है, पैरासाइट को यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा है, वेक्टर, ठीक है। तो ये है वेक्टर। उसके बाद से जूनोसिस। जू का क्या मतलब होता है? जू होता है छतबीर, जहां पे हमें जानवर देखने को मिलते हैं। सो एन एनिमल इन्फेक्शन दैट इज नेचुरली ट्रांसमिटेबल टू ह्यूमन, an animal infection that is naturally transmissible to human either directly or indirectly। कोई भी एनिमल इन्फेक्शन नेचुरली अगर किसी ह्यूमन में आती है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली, ऐसी बहुत सारी है। जैसे कि डॉग टेप वर्म की बात कर रहे हैं हम, कि वो जानवरों को होती है और हमारे पास आ जाती है, या बात करें कि अपना बीफ के बारे में बात करें, जो अपने ये टेपोम होते हैं, टीनस सोलियम टीनस एजिनेटा, सो ये भी हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल से आ रही है। तो ये ऐसी इन्फेक्शन जो एनिमल से हमारे पास आ रही है, तो वो जूनोसिस के अंदर आती है, ठीक है, जूनोसिस। अब है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि कहां से इन्फेक्शन ये आ रही है, हमको कहां से मिलती है। सो पहला है कंटेमिनेटेड सॉइल, यानी एक तो है कि जैसे कि कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं जो कि सॉइल में होती हैं, तो वो सब्जियां जैसे ग्रो होती हैं, तो उनके साथ ही हम अगर रॉ सब्जी ले लेते हैं तो इन्फेक्शन आती कॉमनली एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड से और अपना ट्राइक्यूरिस ट्राइच्यूरिया, ठीक है। दूसरा कंटेमिनेटेड वाटर, सो कंटेमिनेटेड वाटर से भी आती है। एंटोमीबा हिस्टोरिटी का कॉमन एग्जांपल जार्डर लैम्बलिया, जिससे कि बहुत मेरे को लूज मोशन टाइप के भी लग जाते हैं, इससे फैटी लूज मोशन टिपिकल एग्जांपल है इसका। दूसरा कि ये रॉ अंडर कुक्ड, तो जैसे कि मैं बताया कि कुछ इन्फेक्शन जो बीफ और पोर्क यानी एनिमल से भी आती हैं, उनका हम कच्चा मांस खा जाएं तो टीनस सोलियम टीनस एजिनेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, सच्ची बता रहा हूं। मतलब आप एक बार YouTube में इसकी वीडियो देखना, टीनस सोलियम टीनस एजिनेटा होता क्या, होश उड़ जाएंगे, खाना बंद कर दोगे, ये इतना खतरनाक, मतलब
चलो इंसेक्ट वेक्टर है अपने पास अगला एक। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। सो मॉस्किटो जैसे कि कॉमन एग्जांपल जिससे मलेरिया कॉज करता है हमें। सो इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहां से? मॉस्किटो से, मलेरिया। सैंड फ्लाई जो काला जार कॉज करता है, या दूसरा इसका नाम है लिशमानिया। लिशमानिया, ये भी बच्चे ध्यान रखें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस की, कि काला जार कॉज करता है सैंड फ्लाई, ठीक है। काला जार लिशमानिया, लिशमानिया इज इक्वल टू कॉज बाय सैंड फ्लाई। अब कुछ इन्फेक्शन है जो डॉग एंड कैट यानी पालतू जो जानवर हैं, जैसे कि जो आजकल बहुत ट्रेंड बन चुका है, अपना डॉग्स या कैट, उनके साथ बच्चे बहुत ही इंटरेक्ट होते हैं, तो उनसे भी कुछ इन्फेक्शन आती है हमको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ओरल ट्रांसमिशन। ये सबसे कॉमन है, मतलब सबसे कॉमन एग्जाम अपना ये ट्रांसमिशन का मेथड है, और इसको एक और नाम देते हैं ओरल फीकल रूट। याद रखना, इसमें लिखा नहीं, मैं भूल गया, पर आप अपनी नोट्स में जल्दी इसे लिख लो और माइंड में जल्दी निकालो। वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो वैसे लिखोगे तो उभर के निकलते हैं मार्क्स उसमें, ठीक है। फिकल ओरल रूट, ठीक है, या ओरल फिकल रूट। सो ये कहां से मिलता है? कंटेमिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, सोइल्ड फिंगर, ये क्या बच्चे जो उनसे खेलते हैं मिट्टी में, या जो गार्डनर होते हैं उनमें। ऐसे जो ये पैरासाइट है ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं इंटेस्टाइनल, यानी जो हमारे इंटेस्टाइनल में रहते हैं वो पैरासाइट ओरल ट्रांसमिशन से आते हैं हमारे अंदर, ठीक है। दूसरा स्किन ट्रांसमिशन, यानी एंट्री थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू आते हैं हमारे। और इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल है जो नंगे पैर घूमते गांव में लोग, हुकवॉर्म एक इन्फेक्शन होती है, वो हो जाती है हमारे शरीर में। उसका लार्वा होता है बहुत बारीक सा, और वो घूमते फिरते हमारे बेयर फुटेड नंगे पैर में घुस जाता है, ठीक है। कंटेमिनेटेड सॉइल में मिलता है वो। दूसरा वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर का मैंने ऑलरेडी मतलब बताया कि एक साइकिल की तरह जो काम करता है, यहां से वहां ले जाने का, वो वेक्टर आते हैं, ठीक है। तो मैनी पैरासिटिक डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट बाइट। एग्जांपल मलेरिया। मलेरिया एक इंसेक्ट है जिससे हमें फीमेल एनोफिलिस बाइट करता है और वो हमको मलेरिया कॉज करता है। वैसे एक क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कि फिलेरिसिस, हाथी पांव बीमारी जिसे कहते हैं, ठीक है। लम्फेटिक डिजीज, बहुत बड़े बड़े हाथी की तरह पैर हो जाते हैं फिलेरिसिस में, वो भी मॉस्किटो सी होती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब हमारे पास अगला डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मतलब कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। कैसे हो गया? किसिंग से या सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अंदर ये एग्जांपल आप याद कर सकते हो, ट्राइकोमोनासिस, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्राइकोमोनासिस होता है, ठीक है। अब अगला है वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये आप वर्ड ना लिख लो और रिवीजन करना इनकी बार बार, तब आपके माइंड में आ जाएंगे ये। और टू फीटस ट्रांसमिशन may take place in malaria and toxoplasmosis। मदर से फीटस में, जैसे HIV वगैरह, हेपेटाइटिस, ये मदर टू फीटस आती है, वैसी कुछ पैरासाइट इंफेक्शन भी आती है ब्लड के थ्रू। मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये आंखों में बड़ा जबरदस्त करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब है लैक्टोजेनिक ट्रांसमिशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से भी और वैसे भी पता होना चाहिए। लैक्टोजेनिक मींस सर्जरी के दौरान जो हमारे पास आए, ट्रांसफ्यूजन किसी भी मतलब हॉस्पिटल से रिगार्डिंग से अगर हमारे पास आए, हम ठीक थे, हॉस्पिटल गए, वहां से हमें कुछ मिल गया, सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये जैसे कि मलेरिया, किसी को मलेरिया था और उसका ब्लड बिना देखे हमको चढ़ गया, तो वो कहते हैं लैक्टोजेनिक ट्रांसमिशन बाय द सर्जन और द बाय द हॉस्पिटल। अब है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो सबको पता ही होगी। लाइफ साइकिल क्या है?
अपनी जनरेशन को बढ़ाना, और अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो जो चीज चाहिए होता है वो पूरा तरीके से घूमना उसमें, ठीक है। पैरासाइट को होस्ट चाहिए, होस्ट को फिर उसके बच्चे पैदा होंगे, फिर उसको दूसरा होस्ट चाहिए, फिर ऐसे ऐसे करके जनरेशन बढ़ती है। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। अब ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। सो एक तो है डायरेक्ट लाइफ साइकिल और एक है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। सो डायरेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? व्हेन अ पैरासाइट रिक्वायर ओनली वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। तो ऐसी लाइफ साइकिल डायरेक्ट उसको कहते हैं जिसमें कि जो पैरासाइट हमारा उसको एक ही होस्ट चाहिए, यानी एक ही बंदा चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ये एक डायरेक्ट और सिंपल लाइफ साइकिल है, ठीक है। और इस लाइफ साइकिल क्या होती है? एक ही होस्ट चाहिए होता है। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है व्हेन अ पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट, वन होस्ट फाइनल यानी डेफिनेटिव होस्ट, अनदर इज इंटरमीडिएट होस्ट। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। अगर बात करें डायरेक्ट लाइफ साइकिल की तो इसमें डेफिनेटिव होस्ट ही होगा, इंटरमीडिएट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब दो इनडायरेक्ट आए तो वहां पे होगा वन फाइनल होस्ट यानी डेफिनेटिव होस्ट, अनदर इज इंटरमीडिएट होस्ट। सो यहाँ पे अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल की इसको दो की जरूरत है, मोर देन वन होस्ट। अब बात करें पैथोजेनेसिस की, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस जैसे मैंने बताया कि पैरासाइट अंदर तो आ गया होस्ट के, अब वो कुछ अपना अंदर खाएगा पिएगा तो हमारी बॉडी उसको शो तो करेगी। यही सबसे बहुत बड़ी कमाल की चीज है नेचर की कि इन्फेक्शन हुई अगर दिखे ना हमें वो कुछ तो पता नहीं अंदर सब चढ़ा हुआ और बंदा चल बसे, पर हमें इंडिकेशन देती है बॉडी। जैसे कि एलर्जी रिएक्शन में देखो रैशेस हो गए या कुछ खुजली वगैरह हो रही है। सो एलर्जिक रिएक्शन जैसे देती है क्लिनिक इलनेस मे बी कॉज्ड बाय होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो होता क्या है, जैसे पैरासाइट आया तो पैरासाइट एग्जांपल ले लो, एक एंटीजन है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या गोली मारेगी, उसको मारने के चक्कर में उसको, वो है एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेगा, वो हमको दिखाओ यार यहाँ तो लाल लाल रैशेस हो गए, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर देखेगा बोलेगा यार तुमको तो ये है और दवाई देगा तो अब ठीक हो जाओगे। अगर बॉडी शो ना करे तो युवराज ठीक करेगा फिर। और अगला हमारे पास है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कहीं देखा घाव सा बन गया है, ठीक है। ये कैसा होता है? हुकवर्म, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि कुछ इन्फेक्शन होती है जो कि हमें सॉइल से होती है या स्किन एंटर से, तो स्किन के थ्रू, जैसे आपने देखा एक जोक होती है जिसे लीच भी कहते हैं, तो वो जब सर्दियों के टाइम में देखने को मिल जाती है, वो पैर में चिपक जाती है और वहां से खून चूसती है, उसके बाद वहां पे हल्का सा कुछ बन जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो हम ट्रोमा टाइप हो जाता है। वैसे हुकवर्म भी जैसे एंटर किया, उसने थोड़ा अपना माल खाया, वहां से क्या हो ब्लीडिंग आई जहां से वो अटैच हुआ अंदर जाने के लिए, तो ट्रॉमा टाइप दिखेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे, पर ये डायग्नोसिस की टाइप आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिससे न्यूरोसिस्टिक वगैरह और कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, पर वो मतलब इतना रेयर है, ये कॉमन यही दिखते हैं हमको, ठीक है। अब है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्योंकि भाई हम टेक्नीशियन है लेबोरेटरी, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो उसमें जनरली बताएंगे बस कि कैसे हो रहा है। सो डायग्नोसिस कोई भी हो, या तो माइक्रो होगी मतलब माइक्रोस्कोप से, या मैक्रो हमारी आंखों की स्कोप से, दो ही तरह कैसे होगी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड, हर किसी चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड फिल्म बनाएंगे हम, और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया से कॉज होता है वो हमारी ब्लड में दिख जाएगा हमको। आरबीसीज के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो, और बनाना टाइप, आगे उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी, फिलियरियासिस जिसमें हाथी पाम कैर था, वो भी हमारे ब्लड में ही होता है क्योंकि मॉस्किटो
ये भी मॉस्किटो से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, लिख लो इसको, देख क्या रहे हो ओनली वीडियो। सो ब्लड में, और हम एक और चीज देख सकते हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शन में एक बहुत, मतलब ये तो पक्का लिख लो, आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपना ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है इसमें इयोसिनोफिल बढ़ते हैं, ब्लड काउंट करेंगे तो इयोसिनोफिलिया होता है, ठीक है। अब दूसरा है स्टूल, अगर हम स्टूल चेक करेंगे, ये तो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो सबको पता होगा कि स्टूल तो मतलब नेसेसरी है, ये तो मतलब पैरासाइट का जो बेस है वो स्टूल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और मुझे लगता है तभी डॉक्टरों को जो कहते हैं कि वो माँ है या भगवान है, जो भी है, वो इसी की एक तो माँ ही साफ कर सकती है अपने बच्चे का, या दूसरा की लेबोरेटरी टेक्नीशियन है जो उसमें से उसको ठीक करने के लिए काम करता। देखो प्राइवेट जो लैब है उनमें तो है कि अपना फायदा के लिए, पर जो अपनी ये हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी, उसमें पेशेंट की केयर के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। सो यूज मेनली डायग्नोस्टिक इंटेस्टाइनल, यानी जो हमारे स्टमक के आसपास इंटेस्टाइन में रहते हैं पैरासाइट इन्फेक्शन, उसके लिए हेलमिंथेस दिखते हैं बहुत सारे मैक्रोस्कोपिकली, ये तो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेगा। स्टूल में हेलमिंथेस, यानी जो मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े पैरासाइट, एकदम अर्थवर्म से बड़े बड़े, तो वो हमें दिखते हैं, ठीक है। और कुछ हमें जो अंदर दिखेंगे फिल्म के, स्टूल जो फिल्म बनाएंगे एंटोमी हिस्टोलिटिका उसमें दिख सकता है, जार्डिया लैमिनिया की सिस्ट, ट्रोफोजाइट भी दिखते हैं, एंडोस्केल्स एम्ब्रिकॉइड्स उसके एग्स वगैरह भी। तो ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम स्टूल के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर, और कुछ चीजें डायरेक्ट स्टूल में दिखती हैं हमें। और मैक्रोस्कोप में हम स्टूल का कलर वगैरह भी क्या चीज है और क्वांटिटी भी देखते हैं, पर क्वांटिटी तो माइक्रो की तरफ हो गया अपना, यहाँ पे कलर हम देख लेते हैं, और थिकनेस कैसी है या उसकी स्मेल कैसी है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है हमारा बैसिलरी और बैसिलरी डिफरेंस में फाउल भी एक, मतलब उसकी स्मेल भी बहुत डिपेंड करती है लिखते वक्त, मतलब नोट्स या पेपर देते वक्त भी, और एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कई बार। अगला इम्यूनो डायग्नोसिस, इम्यूनो मतलब है इम्यून रिएक्शन या इम्यून से होता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन से करते हैं हम इसको। पैरासाइट आया एंटीजन की तरह, हमारी बॉडी ने एक्ट किया, तो उसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, पता लग जाता है कि अच्छा, जैसे इसमें एक मैं सिंपल बता देता हूँ, आपने पढ़ाई होगा, जैसे ब्लड एक एंटीजन है, तो समझ लो वो ब्लड का जो एंटीजन है, हम मलेरिया ढूंढ रहे हैं और हमने डाला एक ड्रॉप एंटीबॉडी की और वो रिएक्ट हो गया, दिखता है, फिर हम पता, अच्छा यार ये तो वो है। इसको जैसे हम मलेरिया के लिए बहुत ही आजकल चला हुआ है डिहाइड्रोनेस, ऐसा कुछ फिर टेस्ट चला है, हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन भी एक मलेरिया के लिए बहुत ही एडवांस टेक्निक आई है, बहुत जल्दी बता देता है वो कुछ घंटों में। दूसरा इंटरडर्मल स्किन टेस्ट, इंटरडर्मल यानी स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे, जैसे कि कैसोनी टेस्ट में करते हैं हम अपना ये हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज के केस में चेक करने के लिए, उसमें हम डालेंगे इंजेक्शन, किसका, सिस्ट का डाल देंगे, और हमारी बॉडी से खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तो वहां पे हमें रैशेस दिखेगा उस एरिया में, जैसे ट्यूबिकुलिन टेस्ट होता है ना अपना माइक्रो में, सो उसी के रिगार्ड उस वैसे सही दिखता है हमें रैशेस से। इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, तो इस प्रकार भी हम लेबोरेटरी डायग्नोस करते हैं। दूसरा कल्चर मेथड, जैसे कि हम अपना माइक्रो में कल्चर करते हैं बैक्टीरिया के लिए, वैसे ही पैरासाइट में भी कल्चर होता है, एकेंथमीबा के लिए भी करते हैं हम कल्चर, ठीक है। एकेंथमीबा को इकोलाई बहुत पसंद है, तो इकोलाई हम उसको खाने को देते हैं उसमें। दूसरा एनिमल इनोकुलेशन, सो टॉक्सोप्लाज्मा केस में हमें अगर डिटेक्ट करना है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सो एनिमल इनोकुलेशन माइस में हम देते हैं और फिर चेक करते हैं उसमें अंडर माइक्रोस्कोप, और बहुत सारे तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो एनिमल इनोकुलेशन भी आती है हमारी इसमें पैरासिटिक में, पर ये बहुत एडवांस टेक्निक है, और मतलब बड़ी रेयर, एडवांस नहीं रेयर टेक्निक है, बहुत कम यूज होती है। जो फर्स्ट 3 या 4 है ये ब्लड, स्टूल, इम्यूनो एंड इंट्राडर्मल
पहली दो तो बहुत कॉमनली यूज होती हैं। अब है कुछ इमेजिंग, यानी एक्सरे हो गया, अपना अल्ट्रासाउंड हो गया, या सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, इन तरीके से देखना लीवर में क्या है। और जैसे अपना नर्वस हिस्टोसर्कोसिस, मतलब नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। और मलेरिया केस में जैसे सर में चला गया तो सिस्ट बन गई, उसमें हम चेक करने के लिए कि कहाँ पे है, सर्जरी से निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी करते हैं। दूसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आजकल ये बहुत चला हुआ है, मतलब कॉमनली तो पता ही नहीं होगा, पर जैसे बड़ी बड़ी जो हैं हॉस्पिटल्स, एम्स वगैरह या पीजे वगैरह में, उसमें होता है ये पीसीआर हो गया, डीएनए प्रोब हो गया, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन करने के लिए। वैसे तो जनरल पीसीआर तो कॉमन मतलब हाई है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन के डिटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आई है ट्रीटमेंट की, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बीमारी होगी बंदे को ठीक कैसे करना है। और एक बात और भाई, जितने भी आप देखने वाले हो, कम से कम कुछ कॉमन चीजें होती हैं, उनमें ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। डेंगू हो गया तो दवाइयां तो डॉक्टर बता देगा, आपको जनरल पता होना चाहिए कि सर आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब कुछ चीजें हैं तो पता होना चाहिए, और पूछते भी आजकल, और इतना पता भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारे पास आती है एंटी पैरासिटिक ड्रग। एंटी मतलब अगेंस्ट पैरासिटिक, यानी पैरासिटिक इन्फेक्शन के। तो इसमें खास बात है कि इसमें जोल जोल करके आता है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, तो ऐसे करके जोल जोल करके आती हैं। और ये सारे एल्बेंडाजोल मान लो टेपम वगैरह के लिए होगी, ग्रेनोसिस के लिए भी होगी, एंड क्यूनोन होगी, क्लोरोक्विन हो गया, ये क्वीन जिसमें लगा हुआ है ये होगी मलेरिया के लिए। फिर दूसरा सर्जरी, जैसे हम पीछे बताया कि दिमाग में चलेगी, तो सीटी स्कैन वगैरह से देखते हैं दिमाग में कि कहाँ सिस्ट है, और फिर उसको सर्जरी से निकालते हैं। और जो सिस्टिक काइनोकोसिस है, ये दिमाग में नहीं, ये हमारे लिवर में होती है, ठीक है। अब है लास्ट में प्रिवेंशन, कि रोके कैसे बीमारी को। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन या बहुत सारी सब कुछ रोकने का एक सिंपल सबसे कॉमन मेथड हाइजीनिक, साफ सुथरा। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया, हाथ धो के खाना खाना है, सब्जियों को काटने में, कपड़े कैसे धो रहे हो, आप हॉस्पिटल जाके आ रहे हो हाथ पैर कैसे धो रहे हो, और खाना खाने से पहले हाथ धोना, बाद में, मतलब ये सब कुछ चीजें जो भी है, इन सबको ध्यान में रखना है, ये आती है हमारी हाइजीनिक के अंदर। सो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो।